मित्रों नमस्कार। क्रीमिया युद्ध के बाद जो संधि हुई उससे हम पेरिस शांति संधि के नाम से जानते हैं और ये संधि हुई थी 30 मार्च 1856 को। और जो 2 वर्षों तक चला आ रहा जो युद्ध था वो युद्ध इस संधि के बाद समाप्त हो गया। इस संधि के द्वारा सबसे ज़्यादा अपमानजनक स्थिति रूस को उठानी पड़ी, क्योंकि रूस का बहुत बड़ा क्षेत्र उसे छीन लिया गया। रूस की जो महत्वाकांक्षा थी वो पूरी नहीं हुई। ब्रिटेन ने अपने वो सारे मंसूबे पूरे कर लिए जो चाहता था, तो ब्रिटेन लाभ में रहा। फ्रांस के नेपोलियन थर्ड की जो स्थिति थी वो सुधर गई। उनकी छवि जो गिर रही थी, जो उनकी साख गिर रही थी, उसमें सुधार हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ सार्डिनिया को हुआ। तो अब जब 30 मार्च 1856 को पेरिस में सभी देश इकट्ठे हुए, मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि रूस भी चाहता था ये युद्ध किसी तरह समाप्त हो, क्योंकि उसको भय था कि कहीं ऑस्ट्रिया भी युद्ध में शामिल ना हो जाए। ऑस्ट्रिया ने 2 बार धमकी दे दी थी। दूसरी ओर ब्रिटेन और जो तुर्की, फ्रांस, सार्डिनिया की संयुक्त शक्ति थी, उसके चलते रूस उनको पराजित भी नहीं कर पा रहा था और ना वो रूस को ही पूरी तरह से पराजित कर पा रहे थे। स्थिति इक्वेशन लगभग बराबर का था। लेकिन अब दोनों गुट युद्ध को जारी नहीं रखना चाहते थे। रूस आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो चुका था, यहां तक कि रूस को इस युद्ध के दौरान ही अलास्का का जो क्षेत्र है, मानचित्र में आप अलास्का को देखें, अमेरिका के पास, इस पर रूस का अधिकार था। रूस को अलास्का यूएसए को बेचना पड़ा। अर्थाभाव था, पैसे की दिक्कत थी, और साथ ही साथ रूस को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि कहीं ब्रिटेन अलास्का पर अधिकार न कर ले। तो इसलिए रूस ने अलास्का को बेकार समझते हुए अमेरिका के हाथों बेच दिया और अपनी जो आर्थिक स्थिति थी उसको सुधारने के लिए उसने कोशिश की। तो रूस के हाथ से अलास्का का क्षेत्र भी चला गया। एक अपमानजनक संधि के ऊपर हस्ताक्षर करने पड़े, वो हम परिणाम में डिस्कस करेंगे। अभी हम संधि की क्या शर्तें थी उनको जरा देखिए। 30 मार्च 1856 को जो पेरिस की शांति संधि हुई, उसमें पहली बात तुर्की की जो स्वतंत्रता थी। युद्ध तुर्की के मुद्दे को लेकर के हुआ था। रूस उसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा था, तो तुर्की की स्वतंत्रता सभी देशों ने स्वीकार की। सभी देशों के द्वारा तुर्की की स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया। नंबर 2, कोई भी देश तुर्की के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये निश्चित हो गया। तीसरी बात, काला सागर का जो क्षेत्र था उसको युद्ध रहित क्षेत्र घोषित किया गया। काला सागर का जो क्षेत्र है उसे युद्ध की दृष्टि से उदासीन क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां युद्ध से संबंधी कोई भी गतिविधि नहीं होगी। किसी भी देश को उस क्षेत्र में अपना जंगी बेड़ा नियुक्त करने की इजाजत नहीं होगी। कोई भी देश काला सागर के तट के ऊपर अपने सैनिक साजो सामान का जमावड़ा नहीं कर सकता। उदासीन क्षेत्र, इस क्षेत्र में न तो जंगी जहाज अलाउ होंगे, न यहाँ सैन्य सामग्री का जमावड़ा किया जा सकता है। मतलब किसी प्रकार की सैन्य सामग्री का भंडारण
या युद्ध से संबंधित गतिविधियां इस क्षेत्र में नहीं होंगी। इसके अतिरिक्त चौथी शर्त थी जो रूस के लिए नुकसानदायक थी। बाल्कन क्षेत्र में सर्बिया और रोमानिया, इनके ऊपर रूस का प्रभाव क्षेत्र था, अधिकार था, रूस के संरक्षण में थे। सर्बिया और रोमानिया जिनके ऊपर रूस का अधिकार था, रूस के संरक्षण में थे, ये दोनों क्षेत्र रूस से ले लिए गए और इन दोनों देशों को स्वतंत्र कर दिया गया। सभी देशों ने यह स्वीकार किया कि इन दोनों देशों की स्वतंत्रता की वो रक्षा करेंगे। मतलब रूस अब इनके ऊपर अपना अधिकार खो बैठा। फ्रांस, तुर्की, ब्रिटेन, ये देश अब इसके संरक्षक बन गए, तो रूस के हाथ से एक बड़ा क्षेत्र चला गया। डेन्यूब नदी का जो मुहाना था और बसेरिया का क्षेत्र, वो रूस से ले लिया गया और सार्डिनिया को दे दिया गया। नंबर 5, डेन्यूब का जो मुहाना क्षेत्र है और बसेरिया, ये रूस से लेकर के रूस से छीना गया और किसको दिया गया? सार्डिनिया को। तो संधि की ये मुख्य 5 शर्तें, इन 5 शर्तों में रूस के हाथ से सर्बिया चला गया, रोमानिया चला गया, डेन्यूब नदी का जो वेसिन क्षेत्र था, जो मुहाना वाला क्षेत्र, और बसेरिया का क्षेत्र, वो सार्डिनिया के हाथों में चला गया। तो रूस को काफ़ी अपमानजनक शर्तों पर इस संधि में हस्ताक्षर करना पड़ा। तो मित्रों, ये तो थी पेरिस शांति समझौते की शर्तें। अब इस युद्ध का क्या परिणाम रहा, आने वाले समय में, भविष्य में इस युद्ध का क्या परिणाम इन देशों के ऊपर और विश्व परिदृश्य पर क्या पड़ा। सम्मिलित शक्तियों ने, संयुक्त सेनाओं ने रूस को पराजित कर दिया, लेकिन रूस की जो महत्वाकांक्षा थी, जो साम्राज्यवादी विस्तार नीति थी, उसको हमेशा के लिए कुचल नहीं सके। रूस फिर से उठ खड़ा हुआ और रूस की जो महत्वाकांक्षा थी, साम्राज्यवादी विस्तार नीति थी, उसको नियंत्रित नहीं किया जा सका। इसी तरह जिस प्रश्न को लेकर के युद्ध हुआ था, तुर्की का विघटन रोका जाए, यूरोप के बीमार को ब्रिटेन जिंदा रखना चाहता था, वो नहीं हो पाया। अंततः तुर्की का विघटन हो ही गया। तो तुर्की का विघटन हो गया, रूस की महत्वाकांक्षा पर लगाम नहीं लगाई जा सकी, उसको नियंत्रित नहीं किया जा सका, और फ्रांस ने जिस धार्मिक विवाद के मुद्दे को लेकर के युद्ध में शामिल होने के लिए वो उतावला था, रोमन कैथोलिक चर्च को पवित्र जेरूसलम के उस स्थान पर उनको अधिकार दिलाया जाए, रोमन कैथोलिक चर्च के अनुयायियों को संरक्षण दिया जाए, वो भी नहीं हो पाया। जेरूसलम के जो ईसाई समुदाय के लोग थे, उनके ऊपर जो इस्लाम धर्म के लोग थे, उनके अत्याचार को भी कम नहीं किया सका। बदस्तूर वो जारी रहा। ईसाइयों के ऊपर इस्लाम धर्म के लोगों के अत्याचार बढ़ते ही चले गए। तो रोमन कैथोलिक चर्च और जो रह रहे दूसरे यूनानी चर्च के लोग थे, उनके ऊपर इस्लाम धर्म के अत्याचार, उनके आक्रामक हमले वो लगातार जारी रहे। तो उनको भी संरक्षण प्रदान नहीं किया सका भविष्य में। तो ये परिणाम जो सकारात्मक होने चाहिए थे, वो परिणाम दीर्घगामी नहीं हुए और रूस, फ्रांस और यहाँ तक कि तुर्की के विघटन को भी ये शांति समझौता रोकने में सफल नहीं हो पाया। लेकिन इस शांति समझौते के कुछ अप्रत्यक्ष लाभ जरूर रहे। क्रीमिया का युद्ध एक वैश्विक युद्ध था। ये एक ऐसा युद्ध था जो पहली बार लोगों ने इसकी रिपोर्टिंग देखी, टेलीग्राफ, इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के माध्यम से
वार क्षेत्र की रिपोर्टिंग हुई। विलियम हावर्ड रसेल, जो टाइम्स ऑफ लंदन के रिपोर्टर थे, उन्होंने सैन्य शिविरों में, अस्पतालों में, युद्ध क्षेत्र में जा करके जो रिपोर्टिंग की, उसको संसार के लोगों ने देखा। तो इस युद्ध की टेलीकास्ट विलियम हावर्ड रसेल, ये कौन थे? टाइम्स ऑफ लंदन के रिपोर्टर थे और इन्होंने इसकी रिपोर्टिंग की। इस युद्ध ने युद्ध की विभीषिका को जब पर्दे पर दिखाया, समाचार पत्रों में, आकाशवाणी पर लोगों ने सुना, तो इसको सुनकर के ब्रिटेन को अंततः फ्लोरेंस नाइटिंगेल जैसी नर्स को युद्ध क्षेत्र में जाकर के मरीजों की सेवा शुश्रूषा करने का आदेश देने पर बाध्य होना पड़ा। रेड क्रॉस जो संस्था है, जो युद्ध क्षेत्र में घायलों की सुरक्षा के लिए, घायलों के इलाज के लिए जानी जाती है, उसका संगठन इसी युद्ध से हुआ। तो क्रीमिया युद्ध के माध्यम से रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था जो मानवता के कल्याण के लिए काम करती है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा प्रारंभ की गई। तो यह अप्रत्यक्ष लाभ, रेड क्रॉस जैसी संस्था का उदय, युद्ध की रिपोर्टिंग, रूस के सेवेस्तोपोल शहर के निवासी लियो टॉल्स्टॉय, जिनको कि संसार एक प्रसिद्ध लेखक के नाम से जानता है, उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है वार एंड पीस। वार एंड पीस के लेखक, जो 27 वर्षीय नवयुवक थे, सेवेस्तोपोल शहर के रहने वाले थे, और जब सेवेस्तोपोल शहर के ऊपर घेराबंदी की गई तो उसको खाली करने वाले अंतिम व्यक्तियों में से थे। उन्होंने जो युद्ध की विभीषिका को देखा, उस अनुभव के आधार पर उन्होंने जो एक पुस्तक लिखी वार एंड पीस, वो एक कालजयी रचना हो गई, जो संसार में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक है। तो वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई? लियो टॉल्स्टॉय। तो संसार को लियो टॉल्स्टॉय जैसा एक लेखक मिल गया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जैसी रेड क्रॉस की संस्थापिका, रेड क्रॉस जैसी संस्था मिल गई, विलियम हावर्ड रसेल जैसे रिपोर्टर्स ने युद्ध की रिपोर्टिंग करके जनता को युद्ध के दृश्यों, युद्ध की विभीषिका से परिचित करा दिया, जो आगे चल कर के दूसरे युद्धों में उसका और विस्तार हुआ। अब जरा देखिए कि जो युद्ध में देश शामिल थे, उन देशों को क्या लाभ हुआ और किसको क्या नुकसान का खामियाजा उठाना पड़ा। सबसे पहले हम देखते हैं रूस को। रूस को मैंने बताया, सर्बिया, रोमानिया पर से उसके अधिकार क्षेत्र छिन गए। डेन्यूब नदी का मुहाना का क्षेत्र था, वो छिन गया। वसेरिया का क्षेत्र उसे छिन गया। तो रूस को तो एक बड़ा नुकसान हुआ, अर्थाभाव था ही, क्षेत्र भी छिन गए। दूसरी ओर ब्रिटेन इस युद्ध में शामिल हुआ था कि उसको अपने भारतीय साम्राज्य के ऊपर रूसी प्रभाव का बढ़ता हुआ प्रभाव दिखता था। वो बहुत चिंतित था कि रूस का अगर शक्ति विस्तार होता है तो कहीं उसके भारतीय साम्राज्य पर खतरा ना आ जाए, और इसलिए ब्रिटेन इस युद्ध में शामिल हो गया। 60,000 सैनिकों का नुकसान उठाने के बावजूद, अपार धन खर्च करने के बावजूद भी रूसी साम्राज्य का जो भय था वो भारतीय साम्राज्य पर से खत्म नहीं हो पाया। ब्रिटेन इसी उद्देश्य के लिए शामिल हुआ था। उसको रूस से बड़ा भय था। भूमध्य सागर में वो रूस की शक्ति को बढ़ने नहीं देना चाहता था, क्योंकि रूसी साम्राज्य का बढ़ता हुआ प्रभाव कहीं ना कहीं इंग्लैंड के भारतीय साम्राज्य के लिए रोड़ा हो सकता था। ब्रिटेन ने इतना नुकसान भी उठाया, 60 लाख सैनिकों का बलिदान भी दिया। इस युद्ध में ब्रिटेन इस उद्देश्य से शामिल हुआ था कि वो अपने भारतीय साम्राज्य को सुरक्षित करना चाहता था।
रूस के प्रभाव को भूमध्य सागर क्षेत्र में बढ़ने नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसको रूस से भय था, और इसलिए उसने अपने 60,000 सैनिकों के बलिदान को सहा। अपार पैसा खर्च हुआ, लेकिन रूस का जो भय था भारतीय साम्राज्य पर, वो खत्म नहीं हो पाया। वो इस युद्ध के बाद भी बना रहा। तो ब्रिटेन को पश्चिम की तरफ रूस को बढ़ने में रोकने में सफलता तो जरूर मिल गई। उसने सर्बिया रोमानिया का क्षेत्र ले लिया, बसेरिया का क्षेत्र सर्डिनिया को दे दिया, ये सब चीज़ें तो हो गई, लेकिन रूसी साम्राज्य का जो प्रभाव था, जो एक भय था भारतीय साम्राज्य के लिए, वो नहीं खत्म हुआ। अब जरा फ्रांस को देखें। फ्रांस में शासक था नेपोलियन थर्ड। नेपोलियन थर्ड की जो साख थी वो लगातार गिर रही थी, उसकी छवि जनता में अच्छी नहीं थी। उसने इस युद्ध के माध्यम से रोमन कैथोलिक चर्च का संरक्षक अपने आप को प्रस्तुत करके उसने अपनी इमेज बिल्डिंग कर ली, उसकी छवि सुधर गई। रोमन कैथोलिक चर्च के लोग उसके अनुयायी बन गए। जो उसकी गिरती हुई साख थी वो बच गई, लेकिन इस गिरती हुई साख ने और इस मिली हुई सफलता ने उसकी महत्वाकांक्षा को परवान पर चढ़ा दिया। उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई। युद्ध में फ्रांस ने भी अपने सैनिकों को खोया, धन जन की हानि हुई, लेकिन उस बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा ने उससे सबक नहीं लिया। फ्रांस की जो महत्वाकांक्षा बढ़ गई, उसको लगा कि हम तो जीत गए, इसलिए आगे चल करके 1856, याद करिए 56 में युद्ध समाप्त हुआ। फ्रांस ने तुरंत ब्रिटेन के साथ भारत में युद्ध छेड़ दिया, सप्तवर्षीय युद्ध। ब्रिटेन और फ्रांस जो युद्ध में एक साथ थे, आमने सामने आ गए। 1856 से लेकर के फ्रांस की महत्वाकांक्षा बढ़ गई और उसने 1859 में इटली के साथ, 1862 से लेकर के 1867 के बीच मैक्सिको के साथ युद्ध में शामिल रहा। 1862 से लेकर के 1867 के बीच मैक्सिको के साथ युद्ध में शामिल हो गया। 1870 में वो पर्सा के साथ युद्ध में शामिल हो गया। 1870 में पर्सिया के साथ। तो आप देखें 1859, 1862 से 67, फिर 1870, ये लगातार 3 युद्धों में उलझ करके फ्रांस रह गया और इन युद्धों में फ्रांस को मुंह की खानी पड़ी, हार उठानी पड़ी। तो जो इमेज उसकी सुधरी थी वो इमेज भी खत्म हो गई और आर्थिक तथा धन जन की दोनों हानि हुई, जिसने नेपोलियन थर्ड के पतन का रास्ता प्रशस्त कर दिया। अब चौथा देश था सार्डिनिया। सार्डिनिया बहुत लाभ में रहा। छोटा सा ही देश था, लेकिन काबूल की कूटनीतिक शक्ति की वजह से सार्डिनिया ने फ्रांस के नेपोलियन तृतीय की सहानुभूति प्राप्त कर ली। और जब इटली का एकीकरण हुआ तो फ्रांस ने सार्डिनिया का साथ दिया और इटली के एकीकरण को सार्डिनिया के काबूल के नेतृत्व में पूरा किया गया। सार्डिनिया को ये प्रदेश भी मिल गए। मैंने बताया था डेन्यूब मोहाना क्षेत्र और बसेरिया इलाके भी उसको मिले। छोटा सा देश, लेकिन उसने सही समय पर सही निर्णय लिया और उसका लाभ फ्रांस को उसने प्रसन्न कर दिया और फ्रांस का साथ पाकर के उसने इटली को एक करने में सफलता प्राप्त कर ली। दूसरा देश था जो तटस्थ था, मैंने बताया था प्रसा। प्रसा को भी इसी प्रकार लाभ मिला। प्रसा एक तटस्थ देश था और तटस्थ देश होने के नाते उसको रूस की सहानुभूति मिल गई। और जब प्रसा ने जर्मनी के एकीकरण का प्रयास किया, जर्मनी को एकीकृत करने के लिए प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच 1866 में युद्ध हुआ। प्रसा और ऑस्ट्रिया। अब देखिए, ध्यान करिए, ऑस्ट्रिया रूस का मित्र देश था, लेकिन क्रीमिया युद्ध के दौरान ऑस्ट्रिया ने 2 बार रूस को युद्ध की धमकी दी थी। इसलिए
ऑस्ट्रिया ने रूस की सहानुभूति, रूस का दोस्ताना संबंध, मित्रवत संबंध खो दिया। और जब प्रसा ने जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रयास किया और ऑस्ट्रिया पर हमला किया 1866 में, तो रूस ने ऑस्ट्रिया की मदद नहीं की। एक प्रकार से उसने प्रसा को लाभ पहुंचा दिया और प्रसा ने ऑस्ट्रिया को पराजित करके इटली के एकीकरण को पूरा कर दिया। तो रूस ने जर्मनी के एकीकरण में मदद कर दी, फ्रांस ने सार्डिनिया के माध्यम से इटली के एकीकरण में मदद कर दी। तो दो देशों का एकीकरण क्रीमिया युद्ध के परिणाम स्वरूप हो गया। तो एक प्रकार से ये दूरगामी परिणाम था। इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, जो आगे चल करके 1867 और 1871 में हुआ, यह इस शांति संधि का एक दूरगामी परिणाम था। क्रीमिया युद्ध का एक दूरगामी परिणाम था। दूरगामी परिणामों पर अगर हम और चर्चा करें कि इस युद्ध का और दूरगामी परिणाम क्या निकला, तो याद करिए, नेपोलियन फर्स्ट के पराजय के बाद, बैटल ऑफ वाटरलू के बाद 1815 में बेना संधि हुई थी। रूस का जार और मैटरनिख ने बेना संधि की जो शर्तें रखी थी, उस संधि की शर्तों के द्वारा फ्रांस को बिल्कुल कन्फाइन कर दिया गया था, शक्तिहीन कर दिया गया था, और उसको जैसे तैसे मैटरनिख और रूस ने 1848 तक उन संधि की शर्तों को बनाए रखा। लेकिन क्रीमिया युद्ध के बाद बेना शांति सम्मेलन की जो शर्तें थी वो खत्म हो गई। बेना शांति समझौता जो 1815 में हुआ था, उसकी नींव हिल गई। मैटरनिख और रूस का वो प्रयास 1848 के बाद विफल हो गया। ऑस्ट्रिया ने और रूस ने 1848 में जब फ्रैंकफर्ट सम्मेलन हुआ था और जर्मनी को एक करने का प्रयास हुआ था, उस दौरान इन देशों ने जर्मनी को एक नहीं होने दिया। लेकिन आगे चल करके ऐसा नहीं हो पाया और जर्मनी का एकीकरण हो गया। तो ये एक दूरगामी परिणाम था। जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, बेना शांति समझौते की जो शर्तें थी उनका शिथिल होना, यह इस पेरिस शांति सम्मेलन और क्रीमिया युद्ध के दूरगामी परिणामों में से एक थे। क्रीमिया युद्ध के बाद जो परिवर्तनवादी शक्तियां थीं वो कमजोर हो गई और रूस को पश्चिमी देशों के हाथों एक प्रकार से अपमानित होना पड़ा। जार को अपने देश में सुधार प्रारंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ा। यह भी एक अप्रत्यक्ष परिणाम, जो दूरगामी परिणाम था, वो निकला कि जार को अपने देश में आंतरिक सुधार के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि परिस्थिति ऐसी हो चुकी थी, अब और कोई विकल्प था ही नहीं, क्योंकि रूस में विद्रोह प्रारंभ हो चुके थे, इसलिए सुधार आवश्यक हो गए थे। जार को सारे कदम उठाने पड़े। जार के समक्ष और कोई ऐसी तरकीब ही नहीं थी, कोई विकल्प नहीं था कि वो रूस की जनता की बात को न माने, क्योंकि चारों ओर विद्रोह हो रहे थे। इसलिए उसे सुधार करने के लिए बाध्य होना पड़ा और अंत में जार को कृषकों की मुक्ति करनी पड़ी, शासन व्यवस्था का आधुनिकीकरण करना पड़ा, औद्योगिकरण करना पड़ा, जिस पर चल करके रूस एक आधुनिक देश बनने के रास्ते पे आगे चला, क्योंकि कृषकों को दासता से मुक्ति मिल गई, औद्योगिकरण प्रारंभ हो गया और शासन का आधुनिकीकरण हो गया। तो रूस में नए डेवलपमेंट चालू हो गए और इसकी वजह से रूस एक आधुनिक देश के रूप में परिवर्तित हो सका। तो ये सारे परिणाम दूरगामी थे और अप्रत्यक्ष परिणाम थे, जो इसी युद्ध और इस शांति समझौते की देन थे। तो मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय भी देंगे, चैनल को लाइक था सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। थैंक्स।